नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप 5 की जो एग्ज़ाम कर्मचारी चयन आयोग ने प्रस्तावित किया था, वो डेट पोस्टपोन हो गई है और पदों की संख्या जो है वो संभावित रूप से बढ़ने वाली है और निश्चित रूप से पदों की संख्या जब आएगी और ये एग्ज़ाम का जब शेड्यूल जारी किया जाएगा तो आप सबके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि पद इसके रिवाइज होंगे, पोस्ट रिवाइज्ड होंगी, लैब टेक्नीशियन की, स्टाफ नर्स की, लैब असिस्टेंट, अटेंडेंट की। तो काफ़ी अच्छी बात है और एक एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। एक जो समय आपकी तैयारी के लिए था काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा और जिन लोगों की तैयारियां पूरी हो चुकी थी उनको रिवीजन का एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। तो आज मैं आप सभी के लिए ग्रुप 5 से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्ट रहेगा हमारा बायोकेमिस्ट्री का और इम्पोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव मैं आप सभी के लिए प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपकी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस इससे इन क्वेश्चन के माध्यम से कर सकते हैं। और आपने जो भी तैयारियां की हैं, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न की सहायता से आपको उनको परखने का एक मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो बायोकेमिस्ट्री का है। कुछ इसमें मैं करीब 10 से 15 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर करवाऊंगा। तो इन क्वेश्चन को आप करिए, इनके आंसर करके देखिए और परखिए अपनी तैयारी को और निश्चित रूप से आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छी होंगी। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, बार्थेलॉट मेथड का प्रयोग निम्न में से किस टेस्ट के लिए किया जाता है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा बार्थेलॉट रिएक्शन जो मेथड होती है। तो बार्थेलॉट रिएक्शन मेथड का जो प्रयोग है हम किस टेस्ट के लिए करते हैं, इसमें आपको बताना है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार्थेलॉट मेथड का प्रयोग निम्न में से किस टेस्ट के लिए किया जाता है? और ऑप्शन आपके जो दिए हुए हैं, क्रेटनाइन टेस्ट है, यूरिया टेस्ट है, क्रेटनाइन क्लियरेंस टेस्ट है और ऑल ऑफ एबव टेस्ट, मतलब उपरोक्त में से सभी। तो आपको सभी को पता है बार्थेलॉट जो मेथड है उसका प्रयोग यूरिया टेस्ट के लिए किया जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लिए आपका जो बार्थेलॉट एक्शन मेथड है उसका प्रयोग किया जाता है। बार्थेलॉट मेथड से यूरिया का टेस्ट करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा यूरिया टेस्ट के लिए। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से नाइट्रोजनी उत्पाद नहीं है। देखिए, खास करके इस तरह के जो नहीं वाले प्रश्न आते हैं इनको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है क्या आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इसके बाद ही उसका आंसर आपको करना है। तो निम्न में से नाइट्रोजनी उत्पाद नहीं है। नाइट्रोजिनस जो सब्सटेंस होते हैं आप सभी को पता है, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया है न्यूक्लिकम, दूसरा है यूरिया, तीसरा यूरिक एसिड और तीसरा क्रेटनाइन। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजिनस जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और क्रेटनाइन हो गया, ये तीनों के तीनों नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट हैं। और इसके अतिरिक्त जो एक ऑप्शन दिया है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए आते हैं न्यूक्लिक अम्ल में, वो आपका नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रोटीन का द्वितीयक उत्पाद नहीं है। प्रोटीन का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आप प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। तो प्रोटीन का निम्न में से द्वितीयक उत्पाद नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पेप्टोन, दूसरा प्रोटियोज, तीसरा पेप्टाइड और चौथा प्रोटीन्स। तो आप सभी को पता है कि पेप्टोन, प्रोटियोज और पेप्टाइड ये सेकेंडरी प्रोडक्ट इसके हैं। प्रोटीन्स इसका सही आंसर होगा। तो प्रोटीन का जो सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं है वो प्रोटीन्स इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है इसका, प्रोटीन्स का। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में आप सही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरणीय दाब कौन नियमित करता है? प्लाज्मा के अंदर आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से कंटेंट जो है वो मूव होते हैं। तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कौन रेगुलेट करता है, कौन नियमित करता है? तो परासरणीय दाब बनाने के लिए इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है आपका ऑप्शन फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन और लास्ट ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं या नन ऑफ द अबव। तो प्लाज्मा में जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है, आप सभी को पता है कि फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो है वो एक तरह से प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर नियमित करता है उसका सही आंसर होगा एल्बुमिन। लगभग 80 से 90% या 70 से 80% ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एल्बुमिन मेंटेन करता है। तो ये आपके 4 प्रश्न थे। इसके बाद आगे के प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5वां आपका कि प्रोटीन के कोलाइड कण का आकार कितना होता है? आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन जो है उसके कोलाइड कण का आकार
इसके ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, 5 to 10 माइक्रोमीटर, 5 to 100 माइक्रोमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर और 1 to 10 माइक्रोमीटर। इसके आंसर करिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोटीन के कोलॉइड कण का आकार होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, निम्न में से हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इन ऑप्शन में से हिस्टोन प्रोटीन आपको पहचानना है कौन से होते हैं। पहला है ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और फॉस्फोप्रोटीन। आप सभी को पता है प्रोटीन के अलग अलग टाइप हैं। एक ये इनमें जैसे कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें एक प्रोस्थेटिक समूह जुड़ा हुआ है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ में संलग्न होता है, अटैच होता है, तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। दूसरा क्रोमोप्रोटीन, जैसे कि आपको हीमोग्लोबिन, इसमें एक क्रोम वाला पार्ट जो होगा वो आयरन वाला पार्ट होगा, रंगीन भाग होगा, जब प्रोटीन के साथ में अटैच होता है तो क्रोमोप्रोटीन कहलाता है। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोप्रोटीन, आपको पता है ये इसका सही आंसर है, हिस्टोन प्रोटीन ही न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इस तरह से आप आंसर करते जाइए और इन आंसर को अच्छी तरह से, फैक्ट को आप याद करिए और निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से परख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां या 7 नंबर का, होलो एंजाइम के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रोटीन भाग कहलाते हैं। आप सभी ने प्रोटीन का जब पढ़ा होगा डिटेल अच्छी तरह से अपने सिलेबस में, तो होलो एंजाइम एक पार्ट होगा, एपो एंजाइम होगा, को एंजाइम होगा, आइसो एंजाइम होगा, जाइमोजन भी होगा। तो होलो एंजाइम के अंतर्गत पाए जाने वाले जो प्रोटीन भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है आपके एपो एंजाइम, को एंजाइम, आइसो एंजाइम और जाइमोजन। तो इसका सही आंसर है एपो एंजाइम। ठीक है, इसके आंसर आप करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रिप्सिन का पीएच मान कितना होता है? ट्रिप्सिन का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन है 8.0 से 9.8, 8.5 से 9.5, 7.5 से 8.5 और 9.5 से 10.5। तो इसका सही आंसर आप करके बताइए, मैसेज में भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, 8.5 से 9.5 ट्रिप्सिन का पीएच मान होता है। ठीक है, क्षारीय होता है ये। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है, हृदय पेशियों में या हार्ट मसल्स में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आइसो एंजाइम कौन सा है? तो हार्ट मसल्स में आप सभी को पता है। इसके ऑप्शन है LDH5, LDH3, LDH4 और LDH1। LDH आप सभी जानते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है और इसके 5 अलग अलग आइसो एंजाइम जिनमें LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 और LDH5 होते हैं। तो इन हृदय पेशियों में, हार्ट मसल्स में जो LDH जो आइसो एंजाइम पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा आपका LDH1। ठीक है, तो इस तरह से आपके 9 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं। अब देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। तो 10th नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो है LDH की नॉर्मल रेंज कितनी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। और LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और इसकी नॉर्मल रेंज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर मैं आपको, जब आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे, आप बताएंगे इसका आंसर, तो उसका आंसर मैं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर का है कि निम्न में से LDH की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्लाज्मा है, RBC है, WBC और उपरोक्त सभी में। तो आपको बताना है कि LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, LDH की सर्वाधिक मात्रा RBC में पाई जाती है। ठीक है, लाल कोशिकाओं में LDH एंजाइम की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, कैंसर रोग में किस आइसो एंजाइम की मात्रा सर्वाधिक होती है? कैंसर रोग में किस आइसो एंजाइम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाएगी? फिर से एक बार LDH है, LDH4, LDH3, LDH2, LDH1। इसका आंसर आप बताइए, कैंसर रोग में किस आइसो एंजाइम की मात्रा सबसे सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है LDH3। आप सभी देखिएगा, जिस भी पेशेंट को कैंसर है, अगर आप उसका LDH का टेस्ट आप करते हैं, LDH एंजाइम का लगाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, LDH3 एंजाइम की मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ी हुई आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रिएटिन काइनेज के आइसो एंजाइम संरचनात्मक रूप से होते हैं। क्रिएटिन काइनेज आप सभी को पता है, CK या CKMB, CKBB या CKMM। क्रिएटिन काइनेज के 3 आइसो एंजाइम पाए जाते हैं, क्रिएटिन MB, क्रिएटिन BB और क्रिएटिन काइनेज MM। तो ये 3 आइसो एंजाइम क्रिएटिन काइनेज के पाए जाते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्रिएटिन काइनेज के आइसो एंजाइम संरचनात्मक रूप से होते हैं और कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन है मोनोमर, दूसरा डाइमर, तीसरा टेट्रामर और चौथा पेंटामर। ये 3 आइसो एंजाइम क्रिएटिन काइनेज के पाए जाते हैं।
जो हार्ट में पाए जाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं और मसल्स में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डाइमर। क्रिएटिन काइनेज के जो आइसोएंजाइम होते हैं वो संरचनात्मक रूप से डाइमर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से एंजाइम का समूह कहलाता है। ऑप्शन है एसजीओटी, एसजीपीटी, एएलपी और ऑल ऑफ एबव। तो एसजीओटी सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलेट ट्रांसअमाइनेज, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज और एल्कलाइन फॉस्फेटेज और ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर होगा आपका एएलपी। एएलपी एंजाइम जो है वो एंजाइम का समूह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का कि निम्न में से जीजीटी नहीं पाया जाता है। जीजीटी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, गामा ग्लूकोज ट्रांसफरेज, ये भी एक एंजाइम ही है। तो निम्न में से जीजीटी नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका बोन है, दूसरा लीवर, किडनी और प्रोस्टेट। तो आप सभी को पता है जीजीटी जो है वो लिवर, किडनी और प्रोस्टेट तीनों में पाया जाएगा। तो नहीं पाया जाएगा ये बोन में। इसका सही आंसर होगा बोन। तो दोस्तों ये थे आपके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के, और जो मैंने यहाँ पे कराए हैं, आप सभी की तैयारी निश्चित रूप से अच्छी होगी। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और बेहतर तैयारी करते रहिए, निरंतर तैयारी करते रहिए। और ग्रुप 5 का एग्जाम कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निश्चित रूप से जल्द ही इसका नोटिफिकेशन फिर से जारी होगा। एग्जाम का नया एक शेड्यूल जारी करेंगे। तो आप अपनी तैयारी के लिए जो आपको समय मिला है उसमें आप अपना समय खराब मत करिए। आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा सॉल्व करिए। और इसके साथ साथ जो 75 मार्क्स के अलावा जो आपका 25 मार्क्स का जो आपका जनरल नॉलेज का रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको भी बहुत अच्छे से करिए। और निश्चित रूप से उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है सिलेक्शन में। 25 नंबर की तैयारी भी आप जनरल नॉलेज में पढ़ सकते हैं। एमपी का जीके है, कुछ हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कुछ मैथ के होते हैं, कुछ रीजनिंग एबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चन को भी आप बहुत ही गंभीरता से, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए। और 75 नंबर का जो पोर्शन है वो तो आपका सब्जेक्टिव है, वो आप अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करिए। आपके पास जो भी समय मिला है, पहले इसका एग्जाम 10 तारीख को शेड्यूल किया गया था, 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाले थे। लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन, जब रिवाइज नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद नए एग्जाम का जो डेट्स हैं वो दी जाएंगी। तब तक आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिए। इसी तरह हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ऑब्जेक्टिव के लेकर के आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, और वो वीडियो आप देखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।